माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ भी वादे पूरे किए, कस के बोले किए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को अगर हम झूठा बोले, धोखेबाज बोले, प्रोपेगेंडा मास्टर बोले, तो क्या ये गलत होगा? सदर मोहतरम आलोक मेहता जी, आलोक यादव जी और किसान नेता हमारे बड़े भाई, आपसे रिश्ता नाता बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। हम तो चाहते थे और चाहते भी हैं कि आप जैसे लोग विधानसभा या विधान परिषद में पहुंचे, लेकिन सिर्फ उस परिषद और विधानसभा में पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में रह के काम करना बड़ी बात है। जो आप कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच पे हमारे दरमियान बखरी से आए हुए हमारे साथ विधानसभा में पासवान जी, इस मंच पे हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी सुशील जी, छोटू सिंह जी हमारे भाई, अररिया से सिप्तैन जी, कुछ साथी हमारे कदवा से भी आए हैं, और हम सबके प्रिय नौजवान साथी जिनकी आवाज में सच्चाई है और सदाकत है, और जिनकी आवाज से कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। वो लोग जो परेशान और तकलीफ ज़दा होते हैं वो आज बसरे पैकार हैं, साहब बने हुए हैं, मसनद पे बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि उन जैसे लोगों को कन्हैया से बहुत खुजली होती है। तो मैं आपका पूर्णिया की धरती पे बहुत स्वागत करता हूँ। आपके साथ रिश्ता विश्वविद्यालय का रिश्ता है। कुर्सी भाई कुर्सी। मैं आपसे बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को छोड़ चुका हूँ, लेकिन जो सोच है, जो समझ है, उस सोच और समझ को आपने उस विश्वविद्यालय के लड़ने की क्षमता को, जो लोग तकलीफ में हैं, परेशान हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया, और इसी वजह से आज की हुकूमत आपको पसंद नहीं करती। जेल की सलाखें भी वैसे आपको रोक नहीं पाई। आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। कभी भी पुलिस का हलकारा आकर के आपको हथकड़ी पहना तो सकता है, लेकिन आपके जज्बे को वो रोक नहीं सकता है, मैं जानता हूं। आज ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है साथियों, किसान भाइयों, आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है इस मुल्क को, कि जो इस मुल्क की सालिमियत को बचा सके, जो इस मुल्क की विरासत को बचा सके, जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जो इस मुल्क की बनावट और सजावट है, उसको ये बना सके। ऐसा ही मंच, जिस मंच में तमाम जात धर्म के लोग हों, ऐसा ही मंच इस देश को, इस समाज की सजावट को बचा सकता है और बना सकता है। इसलिए इस मंच को सलाम, आपको सलाम। अब याद कीजिए 2014 के पहले का मंजरनामा। 10 साल मनमोहन सिंह जी इस मुल्क के वजीर आजम थे, और इस 10 सालों में जो कवानीन बने इस मुल्क में, उन कवानीन के नतीजे में जो फायदे हुए आप सबके सामने हैं। आज
पीडीएस के माध्यम से गरीबों के घर में चावल और गेहूं पहुंचता है। वो राइट टू फूड का एक्ट था कि हर भूखे आदमी को खाना पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो उस वक्त वो कानून पास हुआ था, याद क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? आपके जमीन पे कोई फैक्ट्री कायम हो, कोई सड़क बने, पुल बने, सरकारी कोई इंतजाम हो, पहले सरकार जब चाहती थी, जैसे चाहती थी, उसका अधिग्रहण कर लेती थी। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने इलाके में जो उनकी जमीन चली गई होगी कोई मुआवजा नहीं मिला होगा। और आज अगर किसान की जमीन या किसी की जमीन भी किसी फैक्ट्री लगाने के लिए या सड़क में या पुल में या किसी निर्माण के सरकारी निर्माण के कार्य में लगती है तो उसको 4 गुना पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह भी मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ, किसको पता नहीं। आज आप अगर चाह लें, नौजवान पढ़ा लिखा आदमी अगर ये चाह ले कि सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करना है, ये पता करे कि इस सड़क में कितना माल मसाला लगा, किसी बिल्डिंग में के बनाने में चोरी हुई कि नहीं हुई, कोई सरकारी एहलकार अगर वो चोरी करता है, कहीं पर भी आपको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से, जानने के कानून के माध्यम से आपकी जुबान में ताकत दी गई। वो ताकत भी मनमोहन सिंह के जमाने में दी गई थी, आपको याद होगा। और 2009 के पहले हिंदुस्तानी किसानों का 70,000 करोड़ रुपया, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सीमांचल में भी बहुत सारे किसानों का बहुत सारा पैसा माफ हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद की जो सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, कि जिनके जमाने का, जिनके वजीर आला के जमाने का गुजरात हम सब लोगों को याद है। ऐसा थोड़ा है कि तारीख के आईने में तारीखदां इसको नहीं देखेगा कि आपके क्या क्या कारनामे थे। थोड़े वक्त के लिए यादें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन जिन यादों के जख्म दिलो दिमाग पे रहते हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। आपके कारनामे हमको याद है, लेकिन उसके बाद भी आपके झूठे वादे के झांसे में हिंदुस्तान की आवाम आई और आपने गजब का खूबसूरत अंदाज में झूठ बोला। बाइक है ना, सबको लगा कि ये मुमकिन है कि आज के माननीय प्रधानमंत्री लोगों को पैसे भी दे सकेंगे, नौकरियां दे सकेंगे, तेल और डीजल की कीमतें कम कर सकेंगे। इसलिए कि हमको याद है स्मृति ईरानी का चेहरा, अरुण जेटली का चेहरा, प्रधानमंत्री की वो आवाजें और तकारीर कि जिसमें वो ये कहते थे कि बताइए साहब, डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में बढ़ गई है। तो लोगों को ये यकीन हुआ कि जब ये साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आपने टेलीविजन पे एक बाबा है, उस बाबा की तस्वीरें देखे होंगे, भाषण देखा होगा, जो कहता था कि 35 रुपए तो पेट्रोल डीजल हो ही जाएगा। याद है कि नहीं आप लोगों को? आज 6-6.5 साल गुजर गए। जब मिस्टर ओबामा यहां आए थे तो चर्चा में क्या था
चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री के 10 लाख के सूट थे जिसको बार बार दिखा रहे थे, याद है ना? 10 लाख के सूट से शुरुआत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी। पूरा व्यापारी वर्ग खुश हुआ क्योंकि व्यापारी वर्ग के फेवर और फायदे की चीजें शुरू हो गई और वादे उसके बाद वादे दर वादे, वादे दर वादे, वादे दर वादे। स्टार्टअप 100 हिंदुस्तान के शहर बेहतरीन बन जाएंगे, बिल्कुल टोक्यो, जापान, कनाडा, पता नहीं कौन कौन से शहर बन जाएंगे, ये भी वादा था। और बॉम्बे से गुजरात तक, अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलेगी। न जाने कितने कितने वादे, गंगा की सफाई हो जाएगी, नौजवान कोई रोजगार के लिए भटकेगा नहीं और डीजल और पेट्रोल की कीमतें घट जाएंगी। आप सच बताओ, दिल पे हाथ रखना, हिंदू और मुसलमान दोनों यहां मौजूद हैं, किसान, नौजवान, दिल पे हाथ रख के बोलना और गीता और बाइबल और कुरान और या वाहेगुरु के नाम पे सोचना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ भी वादे पूरे किए, कस के बोलो किए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को अगर हम झूठा बोले, धोखेबाज बोले, प्रोपेगेंडा मास्टर बोले, तो क्या ये गलत होगा? बोलने वाली तमाम आवाजें इस मुल्क में बंद की जा रही हैं। जर्नलिस्ट भाइयों सुन लो, आपका कोई दोष नहीं है। जो बड़े बड़े मालिकान बैठे हैं मीडिया के, उन मालिकों ने यह तय किया है कि यह मुल्क गुलाम दर गुलाम बनता चला जाएगा, गरीब दर गरीब बनता चला जाएगा। और इसीलिए मिस्टर अंबानी के घर 8,000 करोड़ के बन जाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए चढ़ने के लिए उड़न खटोला 8,000 करोड़ का आ जाता है। ये सब सच्चाई है और इसीलिए अनिल अंबानी को डील दे दी जाती है रफाल की और इसीलिए लाखों करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफी नहीं, बल्कि ये जो नए दौलतिये हैं उनके माफ कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है एनपीए हो गया। इसलिए गौर करने की वजह है, गौर करने की वजह है किसान भाइयों कि आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं, एक ऐसे जगह पे खड़े हैं कि जहां से अगर आपने आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया, आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया, इनकलाब का रास्ता नहीं अपनाया, तो आपकी सिर्फ जिंदगी तबाह नहीं होगी बल्कि आने वाली आपकी नस्लों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। ये याद रखिएगा। अगर आपको आने वाले बच्चों की फिक्र है, अगर आपको आने वाले नस्लों की फिक्र है, तो आपको इस मुल्क में चलने वाली सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो किसान का आंदोलन हो या छात्रों का आंदोलन हो, क्या कसूर था कन्हैया साहब का? जवाहरलाल नेहरू में जो लड़ाई किस बात की थी? हमारे जैसा किसान का बेटा भी कम फीस देकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में और सरकारी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ सके, उसकी फीस नहीं बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पर बैठे हुए जो किसान के लोग हैं जो 200, 100, 200, 300 रुपए फीस दे सकते हैं, वो देकर के बड़ी से बड़ी संस्थाओं में पढ़ सके। यही तो लड़ाई थी आपकी। और इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जेल के पीछे डाल दिया गया। आज हमारे बहुत सारे साथी जेल के पीछे। हर रोज नया शगुफा आया,
चाहे वो एनआरसी के माध्यम से हो या सीए के माध्यम से हो। याद कीजिए, यहीं पर हम आए थे, हजारों की तादाद में आप थे। पिछले बार 30 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक एक आंधी बिहार में चली थी जनगण मन यात्रा के दौरान। या मेरे ख्याल से आशीष वगैरह भी आए हैं, अररिया के हमारे साथी। एक संगठन हमने बनाया था हम लोगों ने मिलकर के, और जनगण मन के माध्यम से लगभग 50 पब्लिक मीटिंग बिहार में की, और 25 फरवरी को विधानसभा में सरकार को बोलना पड़ा कि ये जो एनआरसी के अंदर कुछ क्लाउज है वो गलत है। ये आपकी ताकत थी, ये आपका जद्दोजहद था। इसीलिए जद्दोजहद कि उसकी ताकत से घबराइए नहीं, उस ताकत को और आगे बढ़ाइए। आज सिंधु बॉर्डर पे आप जाके देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे आप जाकर के देखिए, आपको एक अजीब और गरीब नजारा नजर आएगा। हजारों लोग बैठे हैं, तय करके बैठे हैं कि हमको हमारे दाने की कीमत, हमारी फसल की कीमत मिलके ही रहे। आप सब, हम सब लोग इस इलाके में 3 या 4 फसल तो उगाते ही हैं। पहले हम अपने इलाके में नौगछिया से चलते थे कटिहार तक, और इन इलाकों में केला बहुत होता था। केले की मंडी बिहार में नहीं थी, कलकत्ते वगैरह में थी, उत्तर प्रदेश। अब वह कमजोर हो गई तो हम लोगों ने मकई उगाना शुरू किया कि नहीं किया? क्या आलम रहा पिछले साल। 1000-900 में हमने अपनी मकई बेचा। हमारा कोई भी तय नहीं हो पाया। हमारे बीच में अखिलेश सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, आज से 2 दिन पहले उन्होंने किसान बिल के खिलाफ पूरे पार्लियामेंट में तकरीर की है। सहज तरीके से उनको स्टेज पे ले आइए, सहज तरीके से उनको स्टेज पे ले आइए। माननीय अखिलेश जी का हम सब लोग इस्तकबाल करते हैं तालियों से। आप सब लोगों से गुजारिश है। अखिलेश जी ने बड़ी हिम्मत की। आज सुबह में 6 बजे की फ्लाइट थी और वो फ्लाइट डिले होती चली गई, लेकिन हमने कहा चाहे देर हो जाए लेकिन आपको आना है। और कहा कि नहीं, मैंने वादा किया तो मैं जरूर अपने किसान भाइयों से मिलूंगा। चूंकि ये कृषि मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो ये बताएंगे कि एमएसपी का क्या वैल्यू है। हमारा सीधा डिमांड है कि जो कुछ भी हम उगाते हैं, जो भी हमारी फसल है, ये वादा था इसी सरकार का कि 1.5 गुना कीमत आपके फसल की उगाई की मिलेगी। क्या धान और मकई और गेहूं में आपको मिला? जब नहीं मिला तो क्या लड़ोगे नहीं? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हाथ उठा के बोलो। सीमांचल एक बार तय कर ले, सीमांचल के गयूर माओ के औलादों, किसानों, नौजवानों, कॉलेज और कैंपस में पढ़ने वाले मेरे भाइयों, अगर आपने ये तय कर लिया है कि किसान आंदोलन की आवाज बिहार में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से भी ज्यादा बुलंद हो सकती है, तो बोलो कि ये बुलंद हो सकती है। कि नारे एहतजाज हमको बुलंद करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम ईंट से ईंट बजा करके इस मुतलकुल अनाम सियासत के खिलाफ, इस अधिनायकवाद सियासत के खिलाफ, एक झूठ की ताकत के खिलाफ और इस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होगी, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये फख्र करें कि हमारे जमाने के लीडरान ने हमारे अच्छाई के लिए काम किया था। आप सब लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम मुस्तैदी के साथ इस आंदोलन को, और आलोक जी आप तो हैं, पूरा मंच, आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को और भी ज्यादा गति देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय सीमांचल।